हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग सेकंड पार्ट में भारत में विविधता को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खान पान खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचो तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। आइए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। भारत के लोग विभिन्न तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। या उनमें से एक तरीका बताया है, दो और तरीके लिखे। इसमें इबादत करना यानी भक्ति गीत गाना, शादी करना, अदालत में रजिस्टर में दस्तखत यानी सिग्नेचर करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, मणिपुर में औरतों का फनेक पहनना, अभिवादन, झारखंड आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना, और चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन के हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग तरह करते थे। वे पानी की जगह में घोड़ा या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे कई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें में पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उसकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वो काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसीलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र में विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों को क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है, उनकी सूची बनाइए। एटलस यानी एक बुक आती है, रुकिए आपको दिखाते, इसी के बारे में बात हो रहा है। उसमें एटलस बोला गया ना, एटलस यानी मैप का, उसमें देखने के लिए बोला गया है कि इसमें कहाँ पे इंडिया का मैप में कहाँ पे केरल है और कहाँ पे आपका क्या है। ये है इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप में क्या बताया आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि लद्दाख और केरल कहाँ पर है। लद्दाख देखिए, आपको यहाँ पे पिंक कलर में आपको लद्दाख दिख जाएगी। देखिए पिंक कलर में यहाँ आपको लद्दाख दिख जाएगी। ठीक है, और केरल आपको यहाँ एकदम नीचे, ठीक है, केरला दिखेगी। ठीक है, यही मैप को देखिए, मैप से पढ़िए, पता करिए कहाँ क्या है नहीं है बारे में। इसलिए आगे बढ़ते हैं।
रेगिस्तानी इलाका दिखाया। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती का संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता था। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं। इसके उसमें पश्मीना ऊन मिलता है। देखिए ये ना पश्मीना ऊन वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आता है कि पहाड़ी वाले लोग जहाँ पे रेगिस्तान है तो एक बकरी पालते हैं, तो उसमें किस किस तरह की ऊन मिलता है, तो पश्मीना ऊन। किस तरह की ऊन मिलता है? पश्मीना ऊन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और ये ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। इससे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें। देखिए यहाँ आगे पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसाले के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यहाँ वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मछली पकड़ने का चीनी जाल। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक सबसे पहले वास्को डी गामा ने ही भारत को खोजा था। फिर बाकी व्यापारी इसके पीछे पीछे आए थे। इन सभी ऐतिहासिक पर्वों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म भी शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वाला कहते हैं। देखिए वो मिलते हैं, उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द का बात की ओर इशारा करता है कि ये इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ये केरल का है। देखिए केरल में जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है। नौ प्रतियोगिता के लिए ओणम प्रतियोगिता होता है। जहाँ केरल
जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्र के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों और चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल का प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हरदम कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोग के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता की उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। देखिए यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं इसको। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सियाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए, जलिया बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। भारत किसने लिखा है? भारतीय जन नाइट्रेशन इप्टा। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। देखिए पंडित नेहरू जी यहाँ पे। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुले आम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोग की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की एक ही अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे
हम लोग का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए अभ्यास के लिए, ठीक है। और चलिए, और सेकंड पार्ट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है सामाजिक विज्ञान का। सेकंड चैप्टर हम लोग याद करेंगे विविधता एवं भेदभाव, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एवरीवन, ओके। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।